नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एसएससी जेईई 2019 की जो आंसर की आई थी उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अ यूनिवर्सल मोटर इज सेड टू बी इंडक्टिवली कंपनसेटेड व्हेन कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो ये पूछ रहा है जो यूनिवर्सल मोटर होती है वो इंडक्टिवली कंपनसेटेड कब होगी जब उसको खुद शॉर्ट सर्किट कर दिया जाएगा तब। और यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर है जो एसी और डीसी दोनों पर वर्क करती है और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो एसी में कम होती है, डीसी में ज़्यादा होती है। एसी में इसमें पावर लॉस ज़्यादा होता है, डीसी में कम पावर लॉस होता है। एसी में अगर ये एसी इसको सप्लाई दी जाएगी यूनिवर्सल मोटर को तो इसकी स्पीड कम होती है और डीसी सप्लाई में इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। Which of the following diode is a PNPN device with two terminals? तो इसका आंसर हो जाएगा शॉकली डायोड। और टनल डायोड क्या होता है, जो कि निगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक इसकी होती है। और अगर किसी भी एलिमेंट की निगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होती है तो वो एक तरीके का एक्टिव डिवाइस के रूप में काम करेगा। वो पैसिव डिवाइस में के रूप में काम नहीं करेगा, एक्टिव डिवाइस के रूप में काम करेगा। अगर किसी भी एलिमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो थोड़ी देर के लिए भी अगर निगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आ जाती है उसकी तो वो एक एक्टिव एलिमेंट की तरह काम करता है, जिसका ग्राफ 4 क्वाड्रेंट में इस साइड बनता है या इस साइड बनता है। तो ये एक्टिव एलिमेंट की तरह काम करेगा। फॉर द फॉलोइंग सर्किट कैलकुलेट द पावर सप्लाइड बाय द सोर्स। तो इस क्वेश्चन में पावर सप्लाइड बाय द सोर्स निकालना है। तो यहाँ पे 30 मिली एम्पियर का सोर्स दिख रहा है। तो ये दोनों सीरीज़ में हैं, तो इसका सीरीज़ हो जाएगा 18 किलो ओम। 18 किलो ओम का 9 किलो ओम पैरेलल में है, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 18 प्लस 9। तो ऊपर आ जाएगा 162 अपॉन 27। और 162 27 से कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो सर्किट आपकी ऐसी बन जाएगी, ये है सोर्स और ये है 6 किलो ओम का रेजिस्टेंस। अब ये पावर कितनी सप्लाई कर रहा है, 30 मिली एम्पियर। तो आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, 30 इंटू 10⁻³ क्योंकि मिली में है, इसको एम्पियर में चेंज करना है। आई स्क्वायर आर 6 किलो ओम था, 6 इंटू 10⁻³ तो ये आपका आ जाएगा 5.4 वाट। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश टाइप ऑफ डीसी जनरेटर डज नॉट नीड इक्वलाइज़र फॉर सेटिस्फैक्ट्री पैरेलल ऑपरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर कंपाउंड। अंडर कंपाउंड में इक्वलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। ओवर कंपाउंड मशीन क्या होती है, जो नो लोड पे तो कम वोल्टेज देती है, लेकिन जो फुल लोड पे इसका जो वोल्टेज होता है वो फुल लोड पे नो लोड से ज़्यादा हो जाता है। तो ये होती है ओवर कंपाउंड। सीरीज़ तो सब जानते ही हैं कि ऐसे बनता है सीरीज़ का, ये आर्मेचर हो गया और ये सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग, बस ये ऐसा होता है। ये होती है सीरीज़। और फ्लैट कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर मतलब नो लोड पे भी और फुल लोड पे भी सेम वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो
उसे कहते हैं फ्लैट कंपाउंड। इसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसे बनता है, ये ऐसे होके ऐसे फ्लैट कंपाउंड। ओवर कंपाउंड थोड़ा ऊपर हो जाता है, शंट थोड़ा सा नीचे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डीसी शंट मशीन डेवलप्स एन एसी ईएमएफ ऑफ 250 volt at 1500 rpm. Find the torque developed for an armature current of 50 ampere. तो यहाँ पे सिंपली एक फार्मूला लगाइए टॉर्क वाला, T इज इक्वल टू ई बी बैक ई एम एफ है, आई ए आर्मेचर करंट है, अपॉन ओमेगा, ओमेगा स्पीड आएगी। तो T इज इक्वल टू ई बी हो गया ई एम एफ आपका 250, आई ए आर्मेचर करंट हो गया 50 अपॉन ओमेगा था तो 2 पाई एन, एन कितना है, स्पीड 1500 अपॉन 60, तो 60 ऊपर आ जाएगा। तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 79.6 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मोटर हैज़ टू स्टार्ट विथ हाई एक्सेलरेशन। तो कौन सी ऐसी मोटर है जो हाई एक्सेलरेशन से स्टार्ट होती है, मतलब कि उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत होता है, किस जगह यूज़ की जाती है। तो वो होती है लिफ्ट, जिसे एलिवेटर भी कहते हैं, और सिटी इलेक्ट्रिकल ट्रेन। इलेक्ट्रिकल ट्रेन मतलब उसमें तो वैसे भी डीसी सीरीज़ ही यूज़ की जाती है, तो इसलिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर आइडल ट्रांसफार्मर। तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो आइडल ट्रांसफार्मर के लिए सही नहीं है। हिस्टैरिसीस लॉसेस आर नेग्लिजिबल, ये सही है। एडी करंट लॉसेस आर नेग्लिजिबल, सही है। कोई भी आइडल चीज़ होगी उसमें तो लॉसेस होंगे ही नहीं, चाहे कैसे भी लॉसेस हो। कोर हैज़ कांस्टेंट परमिएबिलिटी, ये भी सही है। जिस मटेरियल की परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है वो उतनी ही अच्छे से फ्लक्स को फ्लो करा सकता है, तो वो भी होता है आइडल ट्रांसफार्मर में। तो यहाँ पे ये भी बोल सकते थे कि आइडल ट्रांसफार्मर हैज़ इनफाइनाइट परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी जो ये म्यू होता है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर। म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू आर होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। और म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। और रिलेटिव परमिएबिलिटी इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर हाई, ये गलत हो जाएगा। वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर लो या फिर होना ही नहीं चाहिए वाइंडिंग रेजिस्टेंस आइडल ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन इज कॉल्ड जनरल मेथड। तो किसे जनरल मेथड कहते हैं, किस वोल्टेज रेगुलेशन वाले मेथड को जिससे सिंक्रोनस मशीन की वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड की जाती है। तो ये होता है ज़ीरो पावर फैक्टर मेथड, और इसे ही कहते हैं पोर्टियर ट्राइंगल। पोर्टियर ट्राइंगल ये सबसे बेस्ट मेथड होता है सिंक्रोनस मशीन के वोल्टेज रेगुलेशन को मेज़र करने के लिए। और सबसे बेकार मेथड होता है आपका ईएमएफ मेथड। ये जो एक्चुअल में वोल्टेज रेगुलेशन होता है उससे ज़्यादा बताता है। और जो इससे कहते हैं सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड भी इसे कहते हैं। और एक होता है एमएमएफ मेथड, उसमें क्या होता है कि वो एक्चुअल वैल्यू से कम बताता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन RLC सीरीज रेजोनेंट सर्किट हैज़ द फॉलोइंग पैरामीटर्स
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 5000 बटा 2 पाई हर्ट्ज, इम्पिडेंस एज रेजोनेंस इज इक्वल टू 56 ओम एंड क्यू फैक्टर इज इक्वल टू 25. कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, तब पर भी करते हैं हम लोग. यहाँ बोला है सीरीज रेजोनेंट सर्किट है, तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट के लिए क्वालिटी फैक्टर फार्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू XC अपॉन R. अगर पैरेलल सर्किट बोला होता तो R अपॉन XC हो जाता, तो XC अपॉन R बोला है, तो Q इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C इंटू R. इसमें कह रहा है इम्पिडेंस एट रेजोनेंस. ऑब्वियसली जब रेजोनेंस की बात आ जाएगी तो जो इम्पिडेंस है वो Z इज इक्वल टू R हो जाएगा, क्योंकि XL और XC दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं रेजोनेंस कंडीशन में. तो इसमें जो 56 ओम बोल रहा है इम्पिडेंस एट रेजोनेंस, तो R की भी वैल्यू 56 ओम हो जाएगी. तो अब हम फाइंड कर सकते हैं C की वैल्यू. C इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा R Q. ये वाला फार्मूला आप लगा देंगे तो आपको ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी 0.143 माइक्रोफैरड. ओमेगा की वैल्यू ध्यान रहे, ये जो दिया है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये हर्ट्स में दिया है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, ये F है, तो 5000 अपॉन 2 पाई हो जाएगा. तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 5000. विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ वायरिंग हैज़ पुअर ड्यूरेबिलिटी. तो सबसे बेकार वायरिंग कौन सी होती है? सबसे सस्ती भी कह सकते हैं, तो वो होती है क्लीट वायरिंग. क्लीट वायरिंग क्या होती है कि ऐसे दो वायर जा रहे हैं तो इसमें एक ऐसे क्लिप लगा के दीवार के ऊपर लगा दिया जाता है, तो ये होती है हमारी क्लीट वायरिंग. कॉन्ड्यूट वायरिंग कौन सी होती है? जो दीवार के अंदर होती है. और एक होती है केसिंग केपिंग. तो केसिंग केपिंग कौन सी होती है? जो PVC होती है, दीवार के ऊपर लगाई जाती है, एक पतली सी स्ट्रिप होती है, वो होती है केसिंग केपिंग वाली वायरिंग. तो इसका आंसर हो जाएगा क्लीट वायरिंग. डैश is a series type unbalanced fault that occurs in a power system. तो कौन सा ऐसा पावर सिस्टम में फॉल्ट है जो कि सीरीज टाइप का है? जितने भी फॉल्ट वैसे भी होते हैं, चाहे वो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो, लाइन टू लाइन फॉल्ट हो, ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो, या ऑल 3 फेज फॉल्ट हो, सभी टाइप के फॉल्ट जो होते हैं वो शंट टाइप के होते हैं. लेकिन जो ओपन कंडक्टर फॉल्ट होता है वो एक सीरीज टाइप का फॉल्ट है. अब इसमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कौन से हैं? लाइन टू लाइन ये है आपका अनसिमेट्रिकल. सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ये भी है अनसिमेट्रिकल. डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ये भी है अनसिमेट्रिकल. लेकिन ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जो होता है ट्रिपल LG, ये होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट. और जो ट्रिपल लाइन फॉल्ट होता है ये भी होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिंगल फेज रिपल्शन मोटर टॉर्क इज डेवलप्ड ऑन द रोटर व्हेन द ब्रश एक्सिस इज फिक्स्ड. तो जो रिपल्शन मोटर होती है उसमें टॉर्क कब डेवलप होता है, इसमें ये पूछ रहा है. तो रिपल्शन मोटर क्या होता है कि कैसी होती है? ये होता है इसका स्टेटर, ये मान लीजिए स्टेटर के पोल हैं, ये रोटर है, ये है स्टेटर के पोल, ये है नॉर्थ, ये है साउथ. इसमें ब्रश
एक्सिस होता है, ब्रश है ये इसमें कम्यूटेटर भी होता है, ब्रश भी होता है, और जो ब्रश होते हैं वो शॉर्ट सर्किटेड होते हैं एक दूसरे से। तो अगर ये स्टेटर पोल से 90 डिग्री पे होगा तब ये इसमें कोई स्टार्टिंग टॉर्क आएगा ही नहीं। और दूसरी कंडीशन है, ये है स्टेटर पोल नॉर्थ, ये है स्टेटर पोल साउथ, और ये है हमारा रिपल्शन मोटर का रोटर, और ये एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट रहता है हमेशा। सॉरी, यहाँ पे नहीं होगा ब्रश इस बार यहाँ होगा एकदम स्टेटर पोल के एक्सिस पर, ये होता है यहाँ से शॉर्ट। अगर ये स्टेटर पोल के भी एक्सिस पे है, 0 डिग्री है इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, तो तब पर भी कोई टॉर्क डेवलप नहीं होगा। अब तीसरी कंडीशन क्या है, अगर टॉर्क डेवलप करना है रिपल्शन मोटर में, तो हमें जो ब्रश एक्सिस है वो यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, जिसमें 15 से या 30 डिग्री के बीच एंगल बने। 15 से 30 डिग्री के बीच एंगल बने तो रिपल्शन मोटर में एक टॉर्क डेवलप होगा और ये इस साइड रोटेट कर जाएगा। अगर यही ब्रश जो है वो इस साइड होता, इस साइड, तो ये किस डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाता। तो कभी भी पूछता है क्वेश्चन कि रिपल्शन मोटर की अगर हमें रोटेशन को चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ब्रश एक्सिस को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, इन अ सिंगल फेज रिपल्शन मोटर टॉर्क इज डेवलप्ड ऑन द रोटर व्हेन द ब्रश एक्सिस इज फिक्स्ड at an acute angle with the stator field axis। तो ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if two identical inductors are magnetically coupled, the mutual inductance is 10 millihenry and coefficient of coupling is 0.4, find the self inductance of the आइडेंटिकल इंडक्टर्स। इसमें क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी दिया है और कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0.4 दिया। फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द आइडेंटिकल इंडक्टर्स। तो इसमें फॉर्मूला लगता है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन जो दोनों कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है L1 L2। ये तो इससे क्या होगा, के की वैल्यू दी है, एम की वैल्यू दी है, तो रूट L1 L2 इज इक्वल टू एम हमारा दिया है 10 मिली हेनरी और के दिया है 0.4। तो 4 से ये पॉइंट हटाइए, यहाँ लगा 25 मिली हेनरी। आंसर आ गया आपका 25 मिली हेनरी। तो दोनों मतलब L1 और L2 दोनों की वैल्यू 25 मिली हेनरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन द एक्सचेंज ऑफ कंडक्टर पोजीशन एट रेगुलर इंटरवल्स अलोंग द लाइन इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन क्या होता है, जब किसी आर फेस को ऐसे एकदम आर वाई बी फेस में ले आया जाता है और वाई फेस को, गलत हो गया, तो ट्रांसपोजिशन जो है वो ऐसे किया जाता है, आर फेस को हम वाई में ले आए, वाई फेस को बी में ले आए और बी फेस को आर में ले आए। ये मेनली किस लिए किया जाता है, ये किया जाता है जो हमारे एसी लाइन का कम्युनिकेशन लाइन से जो इंटरफेरेंस होता है उसको कम करने के लिए किया जाता है। और
कई चीज़ें होती हैं, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये सब के इफ़ेक्ट को भी कम करने के लिए किया जाता है। तो कि कोई भी एसी लाइन है, जैसे मान लीजिए कानपुर से दिल्ली तक जा रही है, तो उसमें 3 बार तो ट्रांसपोजिशन किया ही जाता है पूरी लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रेजिस्टिव वेल्डिंग हीट प्रोड्यूस एट द जॉइंट इज़ प्रोपोर्शनल टू, जो हीट जो प्रोड्यूस होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो I² R के प्रोपोर्शनल होता है। और रेजिस्टिव वेल्डिंग में पावर फैक्टर कितना होता है, यूनिटी होता है, यूनिटी पावर फैक्टर होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द रीडिंग ऑफ अ pH मीटर चेंजेस फ्रॉम 5 to 7 द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज। तो pH एक मीटर होता है जिसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जो 0 से लेके 14 तक इसकी स्केल होती है। 0 से 7 तक तो ये एसिटिक में आता है, लेकिन 7 to 14 ये बेस में आ जाता है, मतलब क्षार, और 0 से 7 अम्ल। तो अगर कोई pH मीटर 5 से 7 जाता है तो उसमें जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होता है वो 100 टाइम डिक्रीज हो जाता है। टी टाइप थर्मोकोपल इज मेड ऑफ, टी टाइप थर्मोकोपल किस चीज़ से बना होता है, कॉपर कांस्टेंट 10 से बना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन के लिए कौन सा कथन सही है, तो चलिए देखते हैं। पहले हम सिंक्रोनस मोटर की बात करते हैं। ये है इसका वी कर्व, यहाँ पे ये लैगिंग पावर फैक्टर में काम करता है, यहाँ लीडिंग पावर फैक्टर काम करता है। यहाँ ये अंडर एक्साइटेड होता है, यहाँ ओवर एक्साइटेड होता है। यहाँ पर होता है आर्मेचर करंट और यहाँ होता है फील्ड करंट। तो सिंक्रोनस मोटर जो है वो लीडिंग पावर फैक्टर में ओवर एक्साइटेशन पे काम करती है। ये पॉइंट होता है यूनिटी पावर फैक्टर का, नॉर्मल एक्साइटेशन, और लैगिंग पावर फैक्टर पे अंडर एक्साइटेड हो जाती है। अब बात करते हैं जनरेटर की। ये है आर्मेचर करंट, ये है फील्ड करंट। जनरेटर में क्या होता है कि यहाँ पर लीडिंग आ जाता है, यहाँ पर लैगिंग आ जाता है, और बीच में है नॉर्मल एक्साइटेशन यूनिटी पावर फैक्टर का। तो यहाँ पर अंडर एक्साइटेशन होगा, यहाँ पर ओवर एक्साइटेशन होगा। मतलब जो जनरेटर है, सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर भी कह सकते हैं, वो लीडिंग पावर फैक्टर में अंडर एक्साइटेड हो जाता है और लैगिंग पावर फैक्टर में ओवर एक्साइटेड हो जाता है। तो क्या कह रहा है कि एन अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन डिलीवर्स रिएक्टिव पावर, नहीं, गलत है ये। एन अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर, सही, बिल्कुल सही है। एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर, नहीं, गलत है। अंडर नॉर्मल एक्साइटेशन सिंक्रोनस मशीन डिलीवर्स रिएक्टिव पावर, नहीं, बिल्कुल गलत है। नॉर्मल एक्साइटेशन पे तो सिंक्रोनस मशीन यूनिटी पावर फैक्टर में काम करता है, वो ना डिलीवर करता है रिएक्टिव पावर और ना ही एब्जॉर्ब करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर 2। Our network has 12 branches and 5 nodes. Find the number of independent loops in the network. तो नंबर ऑफ लूप फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ लूप इज इक्वल टू ब्रांच, नंबर ऑफ ब्रांच माइनस नंबर ऑफ नोड प्लस 1। तो नंबर ऑफ ब्रांच कितने हैं, 12 हैं। नंबर ऑफ नोड कितने हैं,
5 है, -5 और +1, तो 12 + 1 13, 13 में से 5 गया 8, तो आंसर आ जाएगा 8। इन अ सिंक्रोनस मशीन एज द मशीन साइज डिक्रीजेस, मशीन का जब साइज़ घटता है तो क्या होता है, जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है वो तो बढ़ जाता है, लेकिन जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस होता है वो घट जाता है। जैसे जैसे मशीन की साइज़ बढ़ेगी वैसे जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है वो घटता जाता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। 10 जूल पर कूलॉम इज इक्वल टू डैश वोल्ट पर सेकेंड। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू क्यू वी। E क्या है, एनर्जी है, Q क्या है, चार्ज है, और V क्या है, वोल्टेज है। तो 10 जूल पर कूलॉम मतलब E जो जूल में है और पर कूलॉम Q चार्ज जो कूलॉम में है इज इक्वल टू वोल्ट। तो 10 जूल पर कूलॉम इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 10 वोल्ट पर सेकेंड। तो आंसर नंबर 2 सही होगा। For a single phase motor of 2 horsepower rating, supply voltage is 240 volt AC. If the efficiency is 70% and power factor is 0.8, find the input current। तो इसमें इनपुट करंट निकालना है और एफिशिएंसी दी है 70% और सिंगल फेज मोटर की पावर दी है 2 हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर को पहले वॉट में चेंज कर लीजिए। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, तो 2 हॉर्स पावर बराबर होगा 1492 वाट। तो ये है रेटिंग मशीन की। तो फॉर्मूला लगा देंगे आप, P इज इक्वल टू VI cos phi, क्योंकि पावर फैक्टर भी दिया है। 1492 इज इक्वल टू 240, आई हमें निकालना है इंटू 0.8। तो I इज इक्वल टू 1492 अपॉन 240 इंटू 0.8। तो ये कितना आ जाएगा, 1492 बटा 240 बटा 0.8, ये आ जाएगा 7.77। आई आ जाएगा 7.777 एम्पियर। ये क्या है, करंट निकली है, लेकिन ये है आउटपुट करंट आई है। अब एफिशिएंसी कितना दी है, 70%। अब इनपुट करंट निकालने के लिए 0.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 0.7 से। तो आंसर आ जाएगा आपका लगभग I इज इक्वल टू 11.10 एम्पियर। तो 10.95 इसके पास में है, तो आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लोड ऑफ एन इंस्टॉलेशन द रेटिंग एज्यूम्ड फॉर इनकैंडेसेंट लैम्प इज। जब भी लोड इंस्टॉल करते समय इनकैंडेसेंट लैम्प की रेटिंग कितना वो मानेंगे, कितनी हो सकती है। वैसे तो 100 वाट का बल्ब होता है, जो हमारे घर में पीले रंग का पहले बल्ब जलता था, उसे ही कहते हैं इनकैंडेसेंट लैम्प। तो वो उसका 60 वाट लेके चलेंगे, 60 वाट 40 वाट ऐसे ही आता है, 100 वाट 200 वाट का ही आता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो इनकैंडेसेंट लैम्प है वो यूनिटी पावर फैक्टर में काम करता है, यूनिटी पीएफ में। भले ही उसके अंदर के जो टंगस्टन लगा रहता है, ऐसे फिलामेंट जो टंगस्टन रहता है उसका हेलिकल शेप होता है, लेकिन उसमें इंडक्टेंस नाम मात्र का होता है। ये जो टंगस्टन रहता है ना, इस शेप को हेलिकल शेप कहते हैं। और जो टंगस्टन है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है
वो 3415 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज ऑल्सो नोन एज, तो रिलक्टिविटी उसे कहते नहीं है, रिलक्टिविटी अलग है, रिलक्टेंस अलग है, वो भी गलत है, परमियंस अलग है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन लगा सकते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, B = μH। इसका यूनिट क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और टेस्ला भी होता है इसका यूनिट। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एक और फॉर्मूले से निकाली जा सकती है, फाई = BA cos थीटा। अगर कोई एंगल दिया हो तभी cos थीटा लगाना पड़ता है, नहीं तो फाई = BA में ही काम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रिड ऑन डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ एन ऑसिलोस्कोप दैट comprises the horizontal and vertical axis and used to visually measure waveform parameter is called, जो CRO होता है, ये है CRO की स्क्रीन। उसमें आपने कभी देखा होगा तो ऐसे ग्रिड जैसे बने होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्रेटिक्यूल, ग्रेटिक्यूल कहते हैं। एक्वाडेक क्या होता है, एक्वाडेक एक ग्रेफाइट का सॉल्यूशन होता है जिसका यूज़ सेकेंडरी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीसी मशीन द मैग्नेटाइजेशन कर्व इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन, जो मैग्नेटाइजेशन कर्व है वो किन के बीच बनता है, तो एयर गैप फ्लक्स और फील्ड वाइंडिंग करंट के बीच में बनता है ये मैग्नेटाइजेशन कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ सीरीज RLC सर्किट द सेलेक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, सेलेक्टिविटी को ही क्वालिटी फैक्टर कहते हैं, तो क्वालिटी फैक्टर = होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और बैंडविड्थ और राइज टाइम के बीच में भी एक रिलेशन होता है कि बैंडविड्थ इनटू राइज टाइम इज इक्वल टू 0.35। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेशन कर्व ऑफ डीसी जनरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड, जो रेगुलेशन कर्व होता है डीसी जनरेटर का उसे और किस नाम से जाना जाता है, तो होता है आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंक्रीज इन वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड ऑफ द ओपन सर्किटेड लाइन और लाइटली लोडेड लाइन व्हेन कंपेयर टू द सेंडिंग एंड वोल्टेज इज कॉल्ड, जब रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है तो उस इफेक्ट को क्या कहते हैं, उस इफेक्ट कहते हैं फेरांटी इफेक्ट। और इस ये कब होता है, जब लाइन बहुत नो लोड पे हो या फिर लाइटली लोडेड कंडीशन पे हो, तभी ये फेरांटी इफेक्ट होता है। और इस फेरांटी इफेक्ट को हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं शंट रिएक्टर। तो ये होता है शंट रिएक्टर, ये आपका पैरेलल में लाइन से कनेक्ट होता है। ये एक तरीके का इंडक्टर होता है जो एक साइकिल में तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, दूसरे साइकिल में छोड़ देता है। तो 30 क्वेश्चन हो गए हैं, तो आगे जो बाकी क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो थोड़ा लंबा बन जा रहा है क्योंकि समझा भी रहा हूँ मैं। तो चलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।